नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल बात फिर पहलगाम हमले के बाद की स्थितियों पर। आज शाम को प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक को लेकर के इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भयानक रूप से तमाम तरह की चीजें चल रही हैं कि मार गिराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुली छूट दे दी है, जब जहां उनको ठीक लगे तब अटैक करें, इस तरह की बातें चल रही। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। बैठक में रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक के बाद जो खबर आई वो खबर ये आई कि प्रधानमंत्री ने बैठक में तीनों सेना अध्यक्ष को खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि आप तय करो कौन सा टारगेट होगा, कब टारगेट करना है, कब क्या करना है, ये आप तय करो। और इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से हो हल्ला है पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी और पूरी तरह छूट दे दी गई है। अब आज रात से कल तक क्या होने लगेगा, कुछ 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं पाकिस्तान पर। इस तरह की तमाम हेडलाइंस मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है और सोशल मीडिया पर भी ढेर सारी इस तरह की चीजें चल रही। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री की बात सामने आई है, इसको डिकोड करने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका मतलब ये है कि बस सेना को छूट दे दी गई है कि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे? क्या सेना को छूट दे दी गई है वो जब जहां चाहे वहां अटैक करें और जैसे चाहे उनके हिसाब से जो ठीक लगे वो करें? क्या ऐसा वाकई ऐसा है? इसी को समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे तो, और डिकोड करेंगे इस सेंटेंस को, इस बात को कि सेना को खुली छूट, सेना को खुली छूट, और उसको फिर पब्लिक में, प्रेस में दे दिया गया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। इसका मतलब क्या है? जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। मुकुल कुमार जी, विवेक कुकरेती जी ने सपोर्ट भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र, काव्य, एलएस पटेल, पटेल जयंती, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो बात आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहने का, इसका मतलब कॉमन जो लोग निकालेंगे उसका मतलब यही निकाला जाएगा कि साहब प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है, फुल ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड हाउ, व्हेन एंड वेयर टू रिस्पॉन्ड। ये तीनों सेनाध्यक्ष अपने हिसाब से तय करेंगे, वायु सेनाध्यक्ष अपने हिसाब से तय करेंगे कैसे उनको हवाई हमले करने हैं, कहां करने हैं, कहां नहीं करने हैं, और कैसे नेवी नावल चीफ को क्या करना है वो तय करेंगे, और इसके बाद आर्मी चीफ को क्या करना है वो तय करेंगे। लेकिन क्या जिस तरह से इसका अर्थ निकाला जा रहा है, इसका अर्थ यही है? दरअसल इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ बहुत साफ है कि कोई भी मेजर एक्शन ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये डिसाइड किया गया है, कोई भी ऐसा मेजर एक्शन नहीं लिया जाएगा जो फुल फ्लेज्ड वॉर में चेंज हो जाए, जो फुल वॉर, हॉट वॉर में तब्दील हो जाए। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाने वाला है। इसका मतलब ये है, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं, लड़ाई शुरू करनी होती है, वार में जाना होता है, तो उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होते। उसमें यह नहीं कहा जाता है कि पब्लिकली कह दिया जाए कि सेना को खुली छूट दे दी गई है और इसे प्रेस में दे दिया जाए। दरअसल जो फुल वॉर, हॉट वॉर, जिसकी सब लोग संभावना जता रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे, और पब्लिक में तो जबरदस्त तरीके से एक माहौल बना हुआ था कि पाकिस्तान को बस कोई गुड नाइट बोल रहा है पाकिस्तान को कि अब कल तो रहोगे नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान अब निपट जाएगा, कोई नए नक्शे, भारत के नए नक्शे लगा रहा है कि साहब अब भारत का ऐसा हो जाएगा नक्शा। और ये सिर्फ कॉमन लोग लगा रहे हों ऐसा नहीं है,
ये दरअसल बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एंकर्स, वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि खुली छूट मिल गई है, अब देखना पाकिस्तान ये नष्ट कर हुआ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, यहां ऐसा कर दिया जाएगा, वहां वैसा कर दिया। ये कहानी चल रही है। इस कहानी से इतर मामला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री मोदी ने शायद ये तय किया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो फुल वॉर में तब्दील हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? तो फिर ये कहा क्यों खुली छूट? जो इस खुली छूट का क्या मतलब रह गया? दरअसल खुली छूट का जो मतलब है, उसका जो इस्तेमाल होना है, वो इस्तेमाल मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो वो तो इसलिए है, लेकिन अब ऑप्शंस क्या हैं ये भी देखने की जरूरत है कि क्या जो एयरफोर्स के पास क्या ऑप्शंस होंगे। जो कहा गया उसका कुछ तो मतलब है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा है उसका कोई मतलब नहीं है। एक मतलब उसका ये है कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे हॉट वॉर या फुल वॉर की स्थितियां बन जाए। ओके, दूसरा मतलब अब समझने की कोशिश करते हैं, एयरफोर्स के लिए इसका मतलब क्या है, आर्मी के लिए इसका मतलब क्या है, और नेवी के लिए इसका मतलब क्या है। दरअसल एयरफोर्स को के लिए करने को कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। ये खबर आप पहले से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स वो बहुत मतलब हाई अलर्ट पर है। तीनों चीफ्स के पास अगर इस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री ने एक सीमा बांध करके तीनों चीफ्स को कह दिया है, भैया आप देख लो, ये हमें चाहिए, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आप जानो। अब वो चीज ये भी हो सकती है, जिस तरह का नैरेटिव पूरे देश में बना हुआ है, जिस तरह से जो पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री से डिसिसिव स्ट्राइक की बात की जा रही है, जिस तरह से 2019 का हवाला दिया जा रहा है कि उस समय बालाकोट में स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करके आतंकियों का कैंप नष्ट कर दिया गया था, और यहां तक कि कुछ लोग तो ये कहते हैं 300 आतंकी मारे गए थे। अब वो क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, अलग बहस का विषय है। लेकिन इसी तरह की कोई कार्रवाई, कुछ कुछ चीजें, ये एक तरह से कहा गया है कि भाई आप इसको देख लो, क्या करोगे, क्या कर पाओगे वो कर लो। तो एक तरह से बर्डन जो है वो अब तय करने का तीनों सेना अध्यक्षों पर डाल दिया गया, उनके कंधों पर, कि भैया आप एक्शन तय कर लो। अब तीनों के पास उनको करना क्या है, वो टैक्टिकल ऑप्शंस अपने असेस करें और उसके हिसाब से एक्ट करें। तो जो एयरफोर्स की बात मैं कर रहा था, इंडियन एयरफोर्स के पास दे हैव नो टैक्टिकल ऑप्शंस as the Pakistani Air Force is on high alert and will remain so for long period of time. So in this case, Indian Air Force has no tactical options. जो सीमाएं जो बांधी गई हैं, जिसमें काम करना है, उन सीमाओं के भीतर इंडियन एयरफोर्स के लिए करने को कुछ नहीं। तो ये मामला तो यहां पर हुआ कि इंडियन एयरफोर्स आराम करे। नाउ इंडियन नेवी के पास भी कोई टैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि उस अरब सागर में, कराची के आसपास जहां तक अपनी सीमाएं जाती हैं, वहां बहुत ही एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर दे, और जो उनके पास जहाज हैं, जो खासतौर पर कैरियर्स है, अगर कोई कैरियर उस इलाके में है तो वहां से सॉर्टीज ले लें, जिससे एक माहौल बने। बस इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इंडियन नेवी के पास करने को कोई टैक्टिकल ऑप्शन है, सिवाय इस टैक्टिक्स के कि एक माहौल बना दें और एक कुछ विजुअल्स बन जाएं, जो विजुअल्स इंडियन मीडिया को कंजम्पशन के लिए हो और इंडियन पब्लिक की कंजम्पशन के लिए हो, खास तौर पर जो राइट विंगर्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए। तो ये एक दूसरी बात हुई। अब बचती है सेना। सेना ही है जिसके कंधों पर सारा दारोमदार होगा, बिकॉज दे हैव द टैक्टिकल ऑप्शंस एंड दे कैन एग्जीक्यूट विदाउट एस्केलेशन इनटू हॉट वॉर। एयरफोर्स अगर कुछ करेगा, इट विल टर्न इनटू हॉट वॉर। नेवी कुछ करेगा तो अगेन
फुल फ्लेज्ड वॉर में वो चीज बदल जाएगी। बट आर्मी हैज द टैक्टिकल ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस ऐसे हैं विच कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एस्केलेशन। अब ये क्या हो सकते हैं? ये बहुत सीधे, जैसे अब तक जो होता रहा है कि दीज कुड बी रेड्स, आर्टिलरी फायर एंड सो ऑन। मतलब रेड्स जैसे पिछली बार स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की थी कि भाई उस तरफ एलओसी को उस तरफ जाकर के कुछ आप नष्ट कराए, उनकी चौकियां नष्ट कर दी, या आपने कहा कि भाई यहाँ पर बंकर थे, यहाँ आतंकवादी ठहरे हुए थे, हम सबको मार करके आ गए। दूसरा कि लगातार फायरिंग करके पाकिस्तानी सेना दोनों तरफ से खूब फायरिंग हो, लोग मारे जाएं या कुछ जो भी हो, और उसको एम्पलीफाई किया जाए। तीसरा ये है कि जो एलओसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, खासतौर पे जम्मू के पास है, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप आर्मी रख नहीं सकते हैं, तो जो कुछ भी एक्शन होना है वो एक्शन होना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही। वो एक्शन जोड़ियां के आगे, जम्मू से आगे, जो अखनूर से आगे, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल नौशेरा से पहले शुरू होती है, और दूसरी तरफ उनका भिम्बर जिला है, मतलब इस तरफ रजौरी जिला पड़ेगा, नौशेरा वगैरह पड़ेगा, जम्मू का भी एक हिस्सा आता है, या रियासी हो सकता आ जाता हो, या रियासी नहीं आता होगा, सुंदरबनी के आसपास से और उसके आगे से बढ़ करके। जो लोग जम्मू की ये जानते हैं, वहां का भूगोल समझते हैं थोड़ा बहुत, उनकी समझ में आएगा कि उसके दूसरी तरफ। और पाकिस्तान ने आज एक कहानी और की, पाकिस्तान ने एक हल्ला मचाया कि हमने एक ड्रोन भी उन्होंने नहीं कहा, वो क्वाड्र क्या ऐसे करके कुछ कोई एक बोला ड्रोन टाइप चीज, कि ये जासूसी कर रहा था, इसको हमने, इंडियन ड्रोन है, इसको हमने मार गिराया है, और उसके फोटो जारी किए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की मीडिया पर ये आए, ये इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, उसमें भी ये फ्लैश हुआ। तो पहला जो एक सुबह, आज दोपहर में कहें, सुबह नहीं दोपहर में कहें, पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। लेकिन इंडिया उस प्रोपेगेंडा, अभी हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फांस कहाँ है। कल जो हमने न्यूयॉर्क टाइम्स वाली खबर आपको बताई थी कि कहाँ मामला फंसा हुआ है, आज कुछ चीजें और मेरी समझ में आई हैं, जो इधर उधर मीडिया में आई हैं, चाइनीज अखबारों में कुछ जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग, कुछ बड़े जर्नलिस्ट, उनकी बातें सुन करके, जो चाइना में रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार लोग हैं, ऐसे लोगों से बात करके जो चीज समझ में आई है उसको शेयर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आर्मी के पास ये टैक्टिकल ऑप्शंस हैं, और आर्मी के जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उनको, उनके पास ही ये चीज रह गई कि वो टारगेट तय करें, और वो ये तय करें कब उस टारगेट को हिट करना है, उनकी जिम्मेदारी है। नाउ अब वो टारगेट भी कहां तय किए जा सकते हैं ये भी समझ लीजिए। वो टारगेट एलओसी पर ही तय किए जा सकते हैं, और एलओसी जो जम्मू कश्मीर की एलओसी है उसमें, लद्दाख की एलओसी में नहीं। जम्मू कश्मीर की एलओसी, लद्दाख की एलओसी में एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर की एलओसी कहां तक है? करगिल से थोड़ा पहले तक, द्रास से थोड़ा पहले तक, वो लद्दाख में जाएगा, करगिल वाला इलाका। और जैसे ही उधर जाएगा वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे ही आप उस तरफ कुछ करते हैं, वहां चाइनीज इंटरेस्ट है। तो वो एक एंगल है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत। तो कुल मिला के कुपवाड़ा से लेके नौशेरा तक ये इलाका है जहां पर जो टैक्टिकल मूव करना है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को करना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी श्रीनगर होकर के आए हैं, और वो एलओसी के आसपास के इलाकों में भी गए थे। तो जरूर उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि कहाँ क्या किया जा सकता है, ये उस बैठक में फीडबैक दिया होगा। ये फीडबैक सीडीएस को भी दिया होगा, आरएम को भी, रक्षा मंत्री को भी दिया होगा, और आज उस बैठक में दिया गया होगा। और उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये, मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि खुली छूट है, आप टारगेट तय करो और ये तय करो कब स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक करो। तो अब देखना ये है कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे
कितने दिनों में ये चीजें सामने आती। तो एक चीज तो साफ हो गई कि साहब फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ देश नहीं जा रहा है, एंड दिस इज अ गुड न्यूज, क्योंकि वॉर हमेशा डिवास्टेटिंग होता है। आप जीते या हारे, वॉर कोई जीतता नहीं है। आम आदमी तो, जो दो देश लड़ रहे होते हैं उनका आम आदमी तो रिसीविंग एंड पर ही होता है। जीतते जनरल है, जीतते जो ऊपर बैठे हुए सत्ता के लोग हैं वो जीतते हैं। आम आदमी वार हमेशा हारता, वो रिसीविंग एंड पर होता है। महंगाई का सामना उसे करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना उसे करना पड़ता है। जो अगर फुल फ्लेज वार होती है तो मान लीजिए एयर अटैक्स होते हैं तो उसमें निशाना उसे बनना पड़ता है। बॉर्डर्स पे आम आदमी के खेतों को नुकसान होता है। तो नुकसान हमेशा रिसीविंग एंड पर आम आदमी ही रहता है। जीते कोई वार, कोई हारे कोई जीते, इससे आम आदमी के जीवन पर, आम आदमी का जीवन निगेटिवली ही प्रभावित होता है। वो आपको खुशी लगती है हमारा देश जीत गया, और होता भी है, ठीक है, देश जीत गया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है और बहुत दिनों तक होती है, बहुत लंबी होती है। तो एनीवे, तो ये एक बात हुई। अब हुआ कि इस डिसीजन पे ये क्या वजह है कि फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ से जो एक माहौल बना हुआ था पूरा, प्रधानमंत्री ने जो दो बयान दिए थे, एक मधुबनी में और दूसरा मन की बात में, दोनों में उन्होंने जो बात कही थी, देखिए उसका भी मतलब समझ लीजिए। पाकिस्तान का नाम प्रधानमंत्री ने लिया ही नहीं था। पाकिस्तान का नाम भारतीय जनता पार्टी लेती रही। पाकिस्तान का नाम जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट सिस्टम है वो लेता रहा, उनका आईटी सेल लेती रही, और भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान पाकिस्तान करती रही। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, गृह मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो इस बात को समझिए। जब मैं पहले कह रहा था, एक वीडियो में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान का नाम लेते अगर, तो उनके पास ये ऑप्शन आज वाला नहीं बचता। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये क्या वजहें रहीं जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जब पूरा माहौल बना हुआ था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं साहब, बस अब एक दिन में पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा वहां, और ये बंद कर दिया। अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी दैट व्हिच हैज बीन केप्ट इन अबेयंस, अभी तक पानी बंद नहीं हुआ है। पानी बंद नहीं हुआ है। बंद करने में इट विल टेक टाइम, नोटिस सर्व करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बंद कर देंगे। लोग लगता है बस इधर हुआ, उधर स्विच दबाया और पानी बंद हो गया और पाकिस्तान में सूखा पड़ गया, वहां के लोग प्यासे मरने लगे। ऐसा नहीं होता है। तो अब जरा इन चीजों को समझिए कि अमेरिका ने किस तरह से, कल जो उनका बयान आया था वो किस तरह से था। अमेरिका का बयान ये जरूर था कि वो भारत उसका दोस्त है, भारत के साथ है, लेकिन अमेरिका का बयान कहीं ये इशारा नहीं करता था कि वो पाकिस्तान को निशाने पर नहीं लेता था। उन्होंने भी पाकिस्तान का जो ये कहा, उसमें नाम लिया है कि दोनों बैठ करके दोनों अपना रास्ता निकाल लेंगे। चाइना ने जो कहा उसमें बहुत साफ कहा कि पाकिस्तान इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। और चाइना के जो इस इलाके में स्टेक्स हैं उनको समझने की भी जरूरत है, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको समझने की जरूरत है। एक तो सीपेक जो है वो तो है ही। सीपेक मतलब, जिन दर्शकों को आइडिया नहीं हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना से शुरू होकर के काराकोरम दर्रे से होते हुए, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए और बलूचिस्तान से निकलते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है। अब ये हाईवे चाइना ने बनाया, ग्वादर पोर्ट चाइना, एयरपोर्ट चाइना, और इस दौरान कई पावर प्लांट्स भी हैं जो चाइना बना रहा है। एंड
ये बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना का। ये चाइना का इन्वेस्टमेंट इसलिए है जिससे कि उसको अरब सागर में एंट्री मिल जाए और उसका जो माल है बहुत आसानी से दुनिया के इस हिस्से में, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, बहुत आसानी से पहुंच सके। जो पूरा लंबा चक्कर लगा के आना था वो चक्कर उसे नहीं लगाना पड़े। दूसरा एक और रूट बन रहा है चाइना का, उसके बारे में भी बता देता हूं मैं, बाद में कभी बात करेंगे। वो आर्कटिक का रूट है जो थोड़ा कठिन है, लेकिन वो दरअसल यूरोप के लिहाज से और सबके लिहाज से बहुत शॉर्ट हो जाता है। रूस उस पर काम कर रहा है चाइना के साथ मिलकर के। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे रास्ते उसमें बड़े हैवी आइस कटर्स की जरूरत होती है, ऐसे जहाजों की जरूरत होती है जो आइस काट सके। और चूंकि आइस कटर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो रूस के पास है। वो रूस के पास इसलिए है क्योंकि रूस का एक बड़ा इलाका उस इलाके से मिलता है जहां समुद्र जमा रहता है, जहां बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, समुद्र जमा होता है, तो उसके पास है। और अगर वो रूट खुल जाता है तो आप सीधे ये मान करके बहुत आसानी से कहां से कहां चीजें पहुंच सकेंगी। ये है। खैर, ये इंटरेस्ट है चाइना का। चाइना का इंटरेस्ट इसलिए भी पाकिस्तान में है। पहले तो उसका देखिए, उसकी सफलता क्या हुई 2021 में अफगानिस्तान, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें विड्रॉ की, पहली सफलता चाइना की इस इलाके में वो हुई और चाइना अफगानिस्तान में बैठ गया। पाकिस्तान चाइना अमेरिका का सहयोगी देश हुआ करता था, धीरे धीरे वो चाइना के उसमें आया और चाइना वहां पर उसने हेवी इन्वेस्ट किया। अभी भी उसको बेल आउट करने में चाइना का बड़ा योगदान है। पाकिस्तान भी इस मामले में फंसा हुआ है कि उसका $7 बिलियन या $8 बिलियन का IMF का जो बेल पैकेज है, उस पैकेज पे फैसला इस दौरान होना है। और अगर ये चीजें फंसती हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो चाइना का जो एंगल है, उस एंगल ने इसमें रोल प्ले किया है। एक जो स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं और जियो स्ट्रेटजी और इन सब चीजों को ऐसे उनकी बात सुन रहा था मैं। ही वाज सेइंग कि चाइना बिल्कुल इस उसमें चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान में उसका दबदबा बन सके। उसकी वजह यह, पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट, मतलब ईरान, अरब सागर, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, सबका एक तरह से ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पर है। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि वहां हर जगह जो इस समय जो चीजें दिखाई देती, बलूच लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से, बलूच लिबरेशन आर्मी का पुराना इतिहास है, CIA ने उसको एक्टिवेट कर रखा है। वो इंडिया पर आरोप लगाते रहे, लेकिन किताबें हैं इन सब चीजों पर कि CIA और BLA का अपना जो हिस्टोरिकल वो है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी एक्टिव है और उसने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि एक ट्रेन का अपहरण कर लिया और बहुत सारे फौजी थे उसमें, उन फौजियों को मार डाला। सिंध में अलग तरह की प्रॉब्लम है, पंजाब में अलग तरह की प्रॉब्लम है, और जो पख्तूनख्वा है उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम है, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग तरह की प्रॉब्लम है। तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। जनरल आसिफ मुनीर जो वहां के सेनाध्यक्ष है, वो बहुत ही अनपॉपुलर सेनाध्यक्ष हैं। इतना अनपॉपुलर सेनाध्यक्ष पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और जो पॉपुलर मोस्ट लीडर है इमरान खान, ही इज इन प्रिजन, और वो आसिफ मुनीर ने कर रखा है। आसिफ मुनीर, सेना ने जो सरकार बना रखी है शहबाज शरीफ वाली, और ये जो भुट्टो वाली सरकार, जरदारी वाली सरकार है, जरदारी और बहुत सारे लोगों को मिलाकर के जो बना रखी है, इट्स अनपॉपुलर गवर्नमेंट। इसको लोगों का सपोर्ट नहीं है, इसको सपोर्ट है आसिफ मुनीर का, जनरल बाजवा का। आसिफ मुनीर, अब जो चीजें होने जा रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें कही हैं, उसमें दरअसल निशाना आसिफ मुनीर बनेंगे।
मैं जिस तरह से इसे देख पा रहा हूं इन चीजों को समझने के बाद कि आसिफ मुनीर उसमें निशाना बनेंगे। आसिफ मुनीर निशाना बनने का मतलब कि आर्मी निशाना बनेगी, आर्मी के ठिकाने हो सकता है। जब ये आतंकवादियों के ठिकाने वाले ये सब बात होती है तो वो आर्मी के ठिकाने हैं। तो जनरल मुनीर पर दिक्कत आएगी एंड इट्स अ टैक्टिकल मूव कि जनरल मुनीर पर जितना दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लोग उतना खुश होंगे, वहां की आवाम खुश होगी कि यार ये आदमी बढ़िया, ठीक है। इमरान खान दरअसल लॉन्ग टर्म जो चीजें होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान जो सारी कोशिश, चाहे वो इवन चाइना की भी कोशिश हो सकती है, सबके इंटरेस्ट में वो चीज हो सकती है कि इमरान खान जेल से बाहर निकले और इमरान खान की गवर्नमेंट, इलेक्शन हो, इमरान खान की गवर्नमेंट बने। इमरान खान वो है जो एक खेमे में रहने वाले आदमी नहीं है। इमरान खान ना तो अमेरिका की गोद में बैठने वाले व्यक्ति है, ना चाइना की गोद में बैठने वाले व्यक्ति है। अमेरिका से बाहर निकलने का काम इमरान खान ने ही बड़े स्तर पर किया है, और चाइना से भी ऐसा नहीं है। वो मतलब वो सब इस तरह से रखा है कि भाई हमारा देश, हम देश को मुश्किल से कैसे बाहर निकालें, उनका इंटरेस्ट ये है। शहबाज शरीफ और इन सबके इंटरेस्ट अलग तरह के हैं, आसिफ मुनीर के इंटरेस्ट अलग तरह के हैं। यही वजह है कि इमरान खान को लेकर के पाकिस्तान में दीवानगी है, अक्रॉस द पाकिस्तान, पठान होने के बावजूद अक्रॉस द पाकिस्तान दीवानगी है। तो चीजें इमरान खान को क्या इस सब के पीछे जो टैक्टिस है वो ये है कि वहां पर आसिफ मुनीर को कमजोर करें, लॉन्ग टर्म जो लग रहा है, आसिफ मुनीर को कमजोर करें और इमरान खान इलेक्शन के जरिए, इलेक्शन हो और इमरान खान वहां की उसमें जो पॉपुलर लीडर है तो सत्ता में जीत के आएंगे। मैं आपको इस दौरान ये भी बता दूं कि कनाडा में जो अभी कार्ने जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चुनाव जीत गए, तो ट्रम्प के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इंडियंस बहुत ज्यादा हैं कनाडा में, खासतौर पर सिख पॉपुलेशन, पंजाबी पॉपुलेशन बहुत है। तो ये कहानी है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो चाइना के बिना, जरूर चाइना से इंडियन गवर्नमेंट की बैक चैनल बातचीत हुई होगी, बिना उसके चीजें हो नहीं, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना एक ऐसा एंगल था जिसके इंटरेस्ट इंडिया में भी हैं, जिसके इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी हैं, और जो इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी अजीब, बड़ी ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि जहां पर थोड़ी सी गलती अगर कहीं करता है तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, और जो उसके गेंस हैं वो गेंस गड़बड़ा जाएंगे। अभी उसने अपर हैंड बना रखा है यूएसए पर, प्रेसिडेंट ट्रंप पर, प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर में। और चाइना का आप देखिए, पिछले जब से ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी रसिया में, जो समिट हुई थी ब्रिक्स की, उस समिट के बाद से आपने देखा बहुत तेजी से इंडिया और चाइना के बीच में बर्फ पिघली, बहुत सारी बैठकें शुरू हुई, जयशंकर चाइना गए, डोवल गए, राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई, ढेर सारे इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी। और बहुत तेजी से लद्दाख में जो विवाद था, सीमा विवाद था, उसको लेकर के भी सॉल्यूशंस और कैसे उसमें हम आगे बढ़े, कैसे क्या करें, ये सब चीजें शुरू हो गई। आपको ये भी देखा होगा आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा, और ये अभी स्टेटमेंट आया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने में ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को इतना खराब नहीं होने देंगे कि कोई फर्क पड़े उस यात्रा पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वार लाइक माहौल जो दिख रहा था कि अब बस होने वाली है, अब गोले चले, अब बस पाकिस्तान नष्ट हो गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ वास्तविकता में नहीं था, नहीं होने जा रहा है। तो ये चीजें हैं। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, इस आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ कि यदि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा लगा, हमारे एनालिसिस अच्छी लगी, कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए
और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियोस को सपोर्ट भी कीजिए, सुपर स्टिकर, सुपर चैट, थैंक्स, क्यूआर कोड भी लगा रखा है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो उससे अनब्रेकिंग और भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगा, इसलिए ये आग्रह आपसे। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।